नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट हिंदी के पीडीएफ लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम पीडीएफ को देखते हैं। तो क्या आज हिंदी का पहला पीडीएफ है कि राष्ट्रभाषा। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त शब्द प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो भाषा जन जन में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी आपको ये समझ में आया होगा कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो जन जन यानी प्रत्येक लोगों में वो विचार विनिमय की यानी बात को संप्रेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, कोई संविधान में इसको ऐसे नहीं कि भाई यही माननी पड़ेगी, बल्कि ये प्रयोगात्मक व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त है। यानी लोगों की द्वारा मान्यता प्राप्त है। लोगों ने कहा कि भाई हमारी ये भाषा होनी चाहिए, इसलिए उसको संविधान में भी इसको दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समाज संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। यानी कि राष्ट्रभाषाएं वो राष्ट्रीय एकता, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। जब दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय कई विद्वानों ने, कई क्रांतिकारियों ने ये दौर भी चलाया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। फॉर में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की माँ भाषा कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन एक विदेशी था ग्रंथकार। तो देखो दोस्तों, इसने हिंदी को क्या कहा, आम बोलचाल की माँ भाषा, यानी हिंदी को घटिया बताया इसने थोड़ा। राष्ट्रभाषा होने के लिए शर्तें या कसौटी, यानी जो भारत के लिए राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा हो सकती है उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए वो देखते हैं। पहली है कि शब्द भाषा सरल होनी चाहिए, अर्थात शब्द बोलने और लिखने की दृष्टिकोण से सरल होनी चाहिए। यानी जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो अगले वाले को समझ में आनी चाहिए आसानी से। दूसरा है भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो, यानी अगर किसी भी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बननी होगी तो उससे पहले उस भाषा को मतलब अधिकांश लोग उस भाषा को बोले समझे, और इसी अनुपात में इसे समझते हुए देश की संस्कृति का वाक होनी चाहिए। आगे चलते हैं राजभाषा। तो पहली है वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, राजभाषा कहलाती है। देखो दोस्तों, पहली क्या कहा, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। राजकीय कार्य कैसे हुए, जो राज्य में चलते हो वो राजभाषा हो जाएगी, और जो केंद्र लेवल पे चलती है जैसे हाई कोर्ट वगैरह तो वहाँ पर हिंदी चलती है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा एक अलग चीज़ हो जाएगी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। तीसरा है राजभाषा का कि राजाओं नवाबों के समय से दरबारी भाषा कहते थे, तो राजभाषा का दूसरा नाम हम दरबारी भाषा कह सकते हैं। चौथा है राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, जैसे पंजाब की पंजाबी हो जाएगी, राजस्थान की राजस्थानी हो गई। संस्कृत और सिंधी को किसी भी राज्य में राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। देखो दोस्तों, संस्कृत और जो सिंधी भाषा है इसको किसी भी राज्य, जो इंडिया का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। पांचवा, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। क्या है? संवैधानिक शब्द। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। ये नोट कर लेना दोस्तों, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मैंने सॉरी वो थोड़ा मैं मिस्टेक से हो गया था कि राजस्थान की राजभाषा है वो भी हिंदी है और सर राजभाषा है वो अंग्रेजी है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। क्या बोला है
कि अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद जो पार्लियामेंट है उसमें यूज की जाने वाली जो लैंग्वेज है या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, किंतु लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को उसके मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कि यानी जो हमारी मातृभाषा है उसमें संसद का लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य उसको बाध्य नहीं कर सकता किसी भी मेंबर्स को कि आप मातृभाषा बोलो, क्योंकि उसको जो जो उसकी राजभाषा है वो बोल सकते हैं। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। 9वां है अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? ये सुनने का अधिकार राज्यों को है, अर्थात राज्य अपने अनुसार अपनी राज्य भाषा को सुन सकता है। तो सुनने का अधिकार यानी राजभाषा चूज करने का अधिकार है, वो राइट है, वो किस अनुच्छेद में? 210 के अंदर। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो जो अपने भारत की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। भाषा हिंदी है। अंकों का रूप भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य की भाषा प्रादेशिक भाषा या हिंदी ना होने पर किसी व्यवस्था होने पर अंग्रेजी बनी रहेगी। क्या कहा है कि अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य की भाषा प्रादेशिक भाषा या हिंदी ना होने पर ऐसी व्यवस्था होने पर अंग्रेजी बनी रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद और राज्य विधानमंडल में विधेयकों व अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यदि किसी भाषा का प्रावधान न होता अंग्रेजी में प्रयोग कर लिए जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यवस्था के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह कि संघ की हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करे। 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं का स्रोत संस्कृत को माना गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद अनुसूची 8 में कहा गया है कि जो 22 भाषाएं हैं उसका स्रोत है वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत है। तो ठीक है दोस्तों, अब 16 असमिया ये सब है वो क्या है कि मूल संविधान जब हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूएंट था उस समय 14 भाषाएं का जिक्र मिलता है। तो असमिया, बंगला, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हिंदी, ये 14 हो गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भाषा संविधान में 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, ठीक है दोस्तों, सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को क्रमशः 16 कोंकणी, 17 नंबर पर मणिपुरी, 18 नेपाली को सम्मिलित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 2003 को तहत बोडो, 19वीं होगी डूंगरी, 20वीं मैथिली, 21वीं संताली को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, कुल 22 भाषाएं होगी। तो अब आप देखना कि जो ये संविधान संशोधन वाली बात की गई है कि इसमें ये जोड़ेगी ये RAS और IAS की जो UPSC एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ये कई बार पूछा जा चुका है। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है।
बोली मौखिक स्तर पर होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। भाषा बोली के अगले चरण के रूप में भाषा को जाना जाता है। इसका क्षेत्र बोली से बहुत व्यापक होता है। इसमें व्यापक साहित्य सर्जन होता है। प्रत्येक भाषा की लिपि निर्धारित होती है। भाषा लिखित स्तर पर होती है। ठीक है दोस्तों, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण में हिंदी का उपभाषा व बोलियों में सर्वेक्षण वर्गीकरण विकसित किया। तो भारतीय भाषा सर्वेक्षण ये मोस्ट बुक है, इसका नाम आप याद रखना। आगे है विभाषा। बोली और भाषा के बीच की स्थिति को विभाषा कहते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक किंतु भाषा से कम विस्तृत होता है। इसमें साहित्य रचनाएं प्राप्त होने लगती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी की विभाषा, हिंदी की भाषा, उपभाषा एवं बोलियां। ठीक है दोस्तों, अब ब्रिज, खड़ी, अवधी, मैथिली और भोजपुरी। विभाषा सूत्र क्या है कि इस सूत्र के द्वारा भारत की एकता भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया। विभाषा सूत्र मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषी राज्यों के लिए दक्षिण की, ठीक है, राजभाषा, भाषा और दक्षिण भाषी राज्यों के संपर्क भाषा के लिए उत्तर भारत की कोई भाषा। जिस भाषा के आसार विचार खड़ी बोली जो लिखते हैं वो देवनागरी है। मुख से कोई ध्वनि निकलती है वह अक्षर कहलाता है। तब आपको एग्जाम्स के अंदर पूछ सकते हैं कि अक्षर क्या है, तो क्या है, मुख से कोई ध्वनि निकलना अक्षर होगी। अक्षर का लिखित रूप क्या होगा, वर्ण होगा, और वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ब्रिज, अवधि, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। ठीक है दोस्तों, अब आती है लिपि। बोली और भाषा ध्वनि रूप से होती है। इन ध्वनियों को हम जब संकेत या चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तब उसे लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए उसकी अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली की जो लिपि है वो देवनागरी है। पंजाबी की कैसी है लिपि, गुरुमुखी है। याद रखना, कई बार पूछ चुके हैं कि पंजाबी की कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि की कौन सी है, रोमन है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। देवनागरी लिपि को लोकनागरी व हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को कैसा, लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि की विशेषता है, तो कई उसमें ऑप्शन होते हैं। तो एक ऑप्शन उसमें आपको ये मिल जाएगा कि लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या है कि ये लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके।